नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे अतीक अहमद के बारे में। उसकी हत्या पर बात करेंगे और बात करेंगे जो रुदाली कांड चल रहा है विपक्षी दलों द्वारा उसके ऊपर। दोस्तों, अतीक अहमद के बारे में बात करें तो वो एक बहुत बड़ा माफिया था, यूपी का अब तक का सबसे बड़ा माफिया, एक गैंगस्टर, एमपी था, एमएलए था, 5 बार एमएलए रहा। दोस्तों, उस व्यक्ति के बारे में बात करें तो हमें पता लगेगा कि उस व्यक्ति पर 100 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज थे और उस व्यक्ति ने अपने लोगों से, राजू पाल जो एक विधायक थे, उनको सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर गोलियां मारी। और जब राजू पाल को उसके लोग उठाकर हॉस्पिटल ले जा रहे थे इलाज के लिए, तब दोबारा उसको रोक कर फिर गोलियां मारे ताकि ये निश्चित किया जा सके कि उसकी मौत हो गई है। इस कांड के बाद जो उमेश पाल थे, उसके गवाह थे, उसके वकील थे, उनको भी इस तरह से मारा गया और इन दोनों की हत्याओं में उसने पुलिस वालों को भी मारा। तो उसको कोई डर नहीं था दोस्तों। इसके अलावा एक बार उसने एक व्यक्ति की खाल उतार दी, मारने के बाद खाल उतार कर उसकी बॉडी चौराहे पर फेंक दी। किस लिए? अपने आतंक के लिए, अपनी बर्बरता दिखाने के लिए। क्योंकि गैंगस्टर का, माफिया का जो असली डर होता है वो आतंक से चलता है। आतंक किस तरह से, कितना बर्बर, कितना क्रूर हो, उतना ही। दोस्तों, अतीक अहमद कोई छोटा मोटा गुंडा नहीं था, छोटा मोटा माफिया नहीं था, कोई छोटा मोटा गैंगस्टर नहीं था। उसके पास 12,000 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति थी। इतना बड़ा साम्राज्य था उसका, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन नहीं कर सके। वो कहाँ से आया था? क्योंकि वो किसी भी ज़मीन पर, दुकान पर, मकान पर, किसी भी फैक्ट्री पर हाथ रख कर कह देता था कि आज से ये मेरा है, तो मालिक हाथ जोड़ कहता, जी माई बाप, कल से आपका है, ये आज से आपका है। तो दोस्तों, इतना रुतबा, इतनी हनक, इतनी पहुंच थी उसकी, इतना रसूख था उसका कि वो व्यक्ति अपने कुत्ते को लेकर सीएम के मंच पर चढ़ गया, उसकी स्टेज पर चढ़ गया और अपने कुत्ते का पैर सीएम के हाथ मिलवाया। वो सीएम थे मुलायम सिंह जी। तो दोस्तों, उसकी ताकत का अंदाज़ा तो आप लगा ही सकते हैं इस तरह से। और नोएडा अथॉरिटी के सीईओ के घर में घुसकर उसने मारपीट की परिवार के साथ। उस जो नोएडा अथॉरिटी का सीईओ होता है, उसकी जो रसूख है, जो उसकी पद है, उसका लगभग कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर है। लेकिन उसके ये सब करने के बाद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और आज जो विपक्ष है हमारा, जो ये स्यापा कर रहा है, रुदाली कर रहा है विपक्ष, उसकी मौत पर जिस तरह से रोना रो रहा है, वो कहता है कि अतीक के ऊपर, अतीक को कोई सज़ा नहीं मिली। अभी एक सज़ा मिली हुई है उम्र कैद की, उसको सज़ा क्यों नहीं हुई? इतने मुकदमे होने से क्या हुआ? दोस्तों, जिसके खिलाफ कोई गवाही देने को तैयार नहीं, जिसके खिलाफ कोई मुकदमा लड़ने को तैयार नहीं, जिससे पुलिस डरती थी और जिससे पुलिस वालों का वो क्या करता था पता है सबको। जो व्यक्ति सरकार को, पूरी सरकार को अपनी जेब में रख कर चलता था, उसके खिलाफ कैसे कार्रवाई हो सकती थी? जिस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा सुनने से हाई कोर्ट के 10-10 जज मना कर दें कि नहीं हम सुनेंगे मुकदमा, अपना नाम वापस ले लें, 11वां जज जो मुकदमा सुने वो भी कह दे बेल कर दे, उन जज ने बेल कर दी उसके। तो उसकी हनक, उसकी ताकत का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाई कोर्ट के जज उसका मुकदमा भी सुनने को तैयार नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट तो खैर उस वक्त नहीं देख रहा होगा कि क्या हो रहा है, वो पता नहीं क्या देख रहा था। तो दोस्तों, उसकी ताकत का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। तो उसके लिए आज जो रुदाली चल रही है विपक्ष की, उस पर हमें बात करें तो इतने ताकतवर आदमी का, इतने ताकतवर माफिया को आज उसकी जो मौत हुई है पुलिस कस्टडी में, तो ये कहा जा रहा है कि लोकतंत्र खत्म हो गया, संविधान खत्म हो गया, कानून का शासन खत्म हो गया, कानून का राज चला गया। जो लोग बोलने वाले हैं ऐसा, वो कौन लोग हैं? ममता बनर्जी की बात करें, ममता बनर्जी कह रही हैं किसी को भी मार रहे हैं, किसी को भी काट रहे हैं, संविधान खत्म हो गया, कानून खत्म हो गया यूपी में। बंगाल में कौन सा कानून है, कौन सा शासन है, कौन सा संविधान बचा हुआ है वहाँ? ममता बनर्जी बताएंगी बंगाल में कौन सा कानून का शासन चल रहा है। वहाँ पर 2021 में जो चुनाव हुए थे, उसके बाद 2-3 लाख लोगों को अपना घर बार छोड़कर असम भागना पड़ा, क्योंकि उनके बच्चे सुरक्षित नहीं थे, उनकी महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, उनके मकानों में आग लगाई जा रही थी, सरेआम उनकी हत्याएं हो रही थी, सरेआम दुष्कर्म हो रहे थे।
इसके लिए महिला अधिकार आयोग वहाँ पर गया, मानव अधिकार आयोग गया, सीबीआई गई, हाई कोर्ट उसकी जांच करा रहा है। उसके लिए राज्यपाल जो गवर्नर थे आज इस टाइम हमारे उपराष्ट्रपति हैं धनखड़ जी, वो गए। तो इसके बावजूद ममता बनर्जी कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। उनकी पुलिस गायब थी कहीं भी। वो कह रही कानून का राज यूपी में ख़त्म हो गया। 2 माफियाओं की हत्या पर वो ऐसे कह रही हैं जैसे कानून है ही नहीं। बंगाल में तो आज भी कानून नहीं है। हर जांच के लिए सीबीआई को आना पड़ता है और हाई कोर्ट लाता है, क्योंकि सीबीआई डायरेक्ट नहीं जा सकती। इसी तरह दोस्तों बात करें गहलोत जी की, वो भी बड़ा रोना रो रहे हैं कि कानून का शासन खत्म हो गया, संविधान, लोकतंत्र। राजस्थान में कौन सा लोकतंत्र बचा है? वहाँ पे सरेआम आजकल रेप चल रहे हैं, लगातार हो रहे हैं। और राजस्थान सरकार तो बेचारी अपने आप अपने जीवन बचाने में लगी है, अपने एग्जिस्टेंस के लड़ रही है, क्योंकि सचिन पायलट जी ने उनको परेशान कर रखा है। अब बात करें बिहार के नीतीश कुमार जी, वो भी कानून शासन की बात कर रहे हैं। जब बिहार में तो कानून कभी था ही नहीं, कानून शासन वहाँ पे नहीं है। वहाँ तो बस सारी पुलिस, सारा प्रशासन शराब के पीछे लगा है कि कोई शराब पीता ना पड़े, कोई उसका व्यापार ना करे। लगातार लोगों को पकड़ पकड़ के जेलों में बंद किया जा रहा है शराब के मामलों में। वो किसी कानून की बात नहीं, हत्या करने की छूट है, बलात्कार करने की छूट है, लूट मार करने की छूट है, सिर्फ शराब नहीं पीना चाहिए। शराब का व्यापार नहीं करेंगे आप। बाकी आप नकली शराब पिए, लोगों मारिए, 50 मारिए, 100 मारिए, उसकी कोई चिंता नहीं है बिहार सरकार को, क्योंकि वहाँ पे साबुद्दीन जी भी हैं, वो उनके लाडले हैं, वो जो कर रहे हैं उनका पता ही है। तो इस तरह से जैसे साबुद्दीन है वैसे यहाँ पे अतीक अहमद है यूपी में, उनके मारे जाने पे इसलिए दुख समझ आता है। दोस्तों पंजाब की बात करें, पंजाब में पुलिस कस्टडी में कितनी हत्याएं हो चुकी हैं, लेकिन वो भी कह रहे हैं कि यूपी में कानून का शासन खत्म हो गया। दोस्तों मेरा ये मानना है कि और भी सभी की बात करें, तेजस्वी यादव की बात करें, वो भी बिहार से आते हैं। और बात करें हम जो बाकी नेता हैं, कपिल सिब्बल हैं, ओवैसी, हाँ ओवैसी का भूल गए, जो ओवैसी हैं वो तो ऐसे रो रहे हैं जैसे उनका कोई भाई मर गया हो, कोई बहुत सगा मर गया हो, क्योंकि उनकी सारी राजनीति अब अतीक अहमद के सहारे चलने वाली थी। जिस तरह से उनकी बीवी, अतीक अहमद की बीवी शाइस्ता खान ने उनकी पार्टी को ज्वाइन किया था, तो उनको लग रहा था कि अतीक अहमद और उसके परिवार के बहाने ही वो यूपी में अपनी जड़ें जमा पाएंगे। तो उनकी जड़ें जमने से पहले ही मिट गई, ख़त्म हो गई। अब वो उनकी मौत पर इस तरह से रिएक्शन दे रहे हैं कि उसका कुछ फ़ायदा उठाकर किया जा सके। दोस्तों लेकिन सवाल ये उठता है, जो इतना चल रहा है विपक्ष के द्वारा, उसको कुछ फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? दोस्तों हालांकि ये मुद्दा ऐसा है कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि मैं भी मानता हूँ कि पुलिस कस्टडी में जो अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या हुई है वो नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि वो गलत है। कानून के सामने वो आ गए थे और अब योगी जी का राज चल रहा है, तो कानून उनको सज़ा देता, और वो एक बार एक मामले में सज़ा हो चुकी और आगे भी होती। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि जो उनकी हत्या हुई है तो उसका राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए जो विपक्ष हल्ला मचा रहा है, मुस्लिम वोटों को ध्रुवीकरण के लिए, उसके कंसोलिडेट कर वोट पाने के लिए, तो क्या इसका फ़ायदा होगा ऑपोजिशन को, विपक्ष को, समाजवादी पार्टी को या ममता बनर्जी? इनको ऑलरेडी मुस्लिम वोटें थोक के भाव मिलती हैं। इस हत्या पर इस तरह से रोने से, इस तरह से रुदाली करने से कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन सवाल ये उठता है कि योगी सरकार इस हत्या के लिए दोषी है। मैं भी मानता हूँ कि उसका हो सकता है सही इंतज़ाम ना किया गया, लेकिन ये कैसे कहा जा सकता है कि उसके लिए इंतज़ाम नहीं किया गया था? उसकी सुरक्षा में लगे थे, 15 पुलिस वाले थे, 20 थे, जितने भी थे। हो सकता है और भी ज़रूरत रही हो, ना की गई हो, उसके लिए हम जांच कर सकते हैं, जांच हो भी रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो पुलिस वालों को दोषी ठहराया जा रहा है कि उन्होंने उन हत्यारों को गोली क्यों नहीं मारी। दोस्तों सवाल ये उठता है कि जो 15-20 सेकंड्स में, सिर्फ 20-25 सेकंड में जो कांड हुआ, उसमें क्या पुलिस वालों के पास इतना वक्त था कि वो रिएक्ट करके बचा पाते? क्योंकि अचानक हमले का कोई भी जवाब देने का तरीका नहीं है। इतनी जल्दी कोई भी रिएक्शन करके, वो भी एक आम पुलिस वाले थे, कोई इतनी जल्दी रिएक्शन करके बचाव नहीं कर सकते थे कि गोली चली और वो 15-20 सेकंड में ही ये सोच लेते कि इसको मारना है, किसको नहीं मारना। चलो मान लीजिए वो हथियार निकाल के गोली चला देते, तो कितने पत्रकार मरते हैं वहाँ पे? पत्रकार चारों तरफ से घिरे हुए थे और पुलिस वाले आपस में भी एक दूसरे को मार सकते थे, क्योंकि सब घेरा डाला हुआ था। आप सोच कर देखिए, इस जब तब से घेरा डाला हुआ और बीच में आकर
अचानक पत्रकार बनकर 3-4 लड़के गोली चलाना शुरू कर देते हैं। 15-20 सेकंड में क्या पुलिस वाले ये सोच सकते थे कि इनको मारा जाए? और जब तक उन्होंने सोचा भी हो तब तक उन्होंने सरेंडर कर दिया। अब जब पूरे मीडिया के सामने 3 लोगों ने हाथ उठाकर सरेंडर कर दिया है तो पुलिस वाले कैसे गोली मारते? उनको नहीं मार सकते थे। और एक और सवाल है दोस्तों, एक तरफ असद और जो उसके साथ एक साथी मारा गया, उस पर यह सवाल उठाया जा रहा है उस एनकाउंटर पर कि क्यों उसको गोली मारी गई, जिंदा क्यों नहीं पकड़ा गया। और दूसरी तरफ यहाँ सवाल उठाया जा रहा है कि उनको गोली क्यों नहीं मारी गई, जिंदा क्यों पकड़ा गया। दोनों तरफ उल्टी, एक तरफ कुछ विपक्ष कह रहा है, क्योंकि जहाँ जो उसको सूट कर रहा है वो वहाँ बात कर रहा है। दोस्तों सवाल ये उठता है कि अगर पुलिस वाले गोली चलाते और वो तीनों मारे जाते फिर क्या होता? फिर दोस्तों यही विपक्ष कहता कि ये जो कांड था, जो हत्या थी, योगी सरकार ने कराई थी, इसलिए ये तीनों लोग उसके थे और इसलिए सारा काम होते ही उनका सफाया कर दिया गया, उनको गोली मार दी गई। क्योंकि अब ये विमर्श नहीं चलाया जा सकता, ये नैरेटिव नहीं सेट किया जा सकता कि वो आदमी यूपी सरकार के थे, योगी के थे, इस करके, क्योंकि वो तीनों जिंदा हैं। आज उनकी जांच हो सकती है। अगर किसी को शक है तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट अपनी निगरानी में जांच कर सकता है, उनसे और किसी तरीके से जांच की जा सकती है। लेकिन वो तीनों जिंदा हैं, वो बताएंगे कि किसने कहा, किसके कहने से किया, और सारे राज खुलेंगे। ये राज विपक्ष नहीं चाहता था कि खुले, वो चाहता था कि तीनों के तीनों मारे जाते और आज वो नैरेटिव सेट करता कि तीनों को योगी सरकार ने मरवाया। लेकिन अब सवाल ये उठता है दोस्तों, अगर ये नैरेटिव सेट कर दिया जाए कि तीनों की हत्याएं योगी सरकार ने की है, योगी जी ने करवाई है, तो उससे भी क्या फ़ायदा होगा? योगी जी तो चाहते यही हैं कि ये विमर्श विपक्ष चलाए कि योगी ने उनकी हत्याएं करवाई हैं, क्योंकि वो खुद आकर नहीं कह सकते कि मैंने ऐसा किया, क्योंकि जिम्मेदार है वो विपक्ष, वो सीएम है देश के, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं यूपी के। लेकिन विपक्ष वो काम कर रहा है जो योगी खुद चाहते हैं, क्योंकि जनता बहुत खुश है इस मामले से। कानूनी रूप से ये गलत है कि हत्या कस्टडी में नहीं की जा सकती। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कितना भी बड़ा गुनाहगार हो, कसाब था, इतने लोगों की हत्याएं की थी, उसका भी हमने, उसका ट्रायल हुआ, उसको सज़ा हुई, उसको फांसी हुई, तो इनके साथ भी यही होना चाहिए था। जो हुआ गलत हुआ, लेकिन जनता तो खुश है इससे। जनता जानती है कि इसको 10 साल 20 साल रखा जाता और उसकी फांसी नहीं होती, लेकिन जनता खुश है कि एक माफिया मारा गया। इस व्यक्ति ने कितने सैकड़ों हजारों लोगों को तंग किया होगा, कितनों की संपत्ति कब्जे की होगी, कितनों को मारा होगा, कितने लोग बोल नहीं पाए इसकी वजह से। तो उसकी हत्या पर, उसकी मौत पर कोई भी दुखी नहीं है, खुश हैं ज़्यादातर। दुखी कौन है? दुखी वो है जिनका वो फ़ायदा करा सकता था आगे। दोस्तों मेरा मानना है कि विपक्ष जिस रास्ते पर जा रहा है वो अपना नुकसान खुद कर रहा है। जनता को, जनता की राय आपने समझनी है, जनता की सोच को समझना है, तो आप सोशल मीडिया पर जा सकते हैं, क्योंकि आज के वक्त जनता की राय को समझना है, जनता की सोच को समझना है, तो सबसे बड़ा, सबसे सही तरीका है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पर जिस तरह की राय जनता व्यक्त कर रही है, उससे पता लग रहा है कि जनता बहुत खुश है। जनता को कोई मतलब नहीं है कानून क्या कहता है, कानून का शासन क्या कहता है। उनको ये मतलब है कि एक माफिया जिसने इतने साल तक, 40 साल तक यूपी में राज किया, उसकी मनमर्जी चली, उसको ख़त्म कर दिया गया। उसके लिए वो तीनों हीरो हैं। हालांकि कानून के हिसाब से वो हत्यारे हैं, उनको सज़ा मिलेगी और मिलनी भी चाहिए, लेकिन जनता की नज़र में नहीं है। जनता खुश है इस मामले से। तो विपक्ष को ये समझना चाहिए कि एक कानूनी लड़ाई राजनीतिक लड़ाई ना बने। कानून की लड़ाई है, कानून से चलिए, लेकिन इसको राजनीतिक मुद्दा ना बनाएं तो बेहतर है। नमस्कार दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।